बिहार की राजनीति में चुनावी बिसात बदल चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनसुराज की एंट्री ने पुराने गठबंधनों खासकर गया जिले के महत्वपूर्ण इमामगंज विधानसभा सीट के समीकरणों को पूरी तरह से उलट कर रख दिया। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोर पकड़ चुकी है कि जनसुराज का इस सीट पर जोरदार पदार्पण स्थापित दल हम पार्टी के लिए बड़ी चिंता का सबब बन गया है। जानकारों का मानना है कि यह मुकाबला अब एक तरफा न रहकर त्रिकोणीय संघर्ष में तब्दील हो गया है, जिसके चुनावी नतीजों पर दूरगामी असर देखने को मिल सकता है। जनसुराज पार्टी ने अपनी पारंपरिक कार्यशैली से हटकर इमामगंज में एक अनूठी और महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में पार्टी के 4 भावी प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी पेश की और क्षेत्र की आम जनता का भारी हुजूम शामिल हुआ। इस अभिनव बैठक का मुख्य उद्देश्य यह था कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बजाय जन भागीदारी के माध्यम से यह निर्णय लिया जा सके। इन 4 दावेदारों में से कौन इमामगंज की भागडोर संभालने के लिए सबसे उपयुक्त है और किसे पार्टी का अंतिम टिकट दिया जनता के बीच जाकर प्रत्याशी चुनने का यह तरीका पार्टी की जमीनी पकड़ को मजबूत करने की स्पष्ट रणनीति का हिस्सा है। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम का पारंपरिक रूप से मजबूत आधार रहा। जनसुराज की बैठक के केंद्र में जो सबसे बड़ी और मुखर चर्चा रही वह यही थी कि हम पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक को कितना नुकसान पहुंचाया जा सकेगा। जनसुराज की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। हम पार्टी के मजबूत जनाधार में से सेंध लगाना और मुकाबले को सीधा और दिलचस्प बनाना। पार्टी के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक डॉक्टर अजीत कुमार ने इस अवसर पर स्पष्ट रूप से कहा, जनसुराज केवल वोट काटने नहीं बल्कि इमामगंज की जनता को एक सशक्त विकल्प देने आई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह चुनाव अब किसे हराना है किसे हारना का नहीं बल्कि किसे चुनना है होगा। डॉक्टर कुमार ने यह भी जोड़ा कि जमीन पर जनसुराज की बढ़ती हुई स्वीकार्यता ने एक साफ और दिया कि इमामगंज का चुनावी मुकाबला इस बार किसी भी हाल में एक तरफा नहीं रहने वाला है। जनसुराज के बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा ने विशेष रूप से महागठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दोनों ही गठबंधनों के लिए चिंताएं बढ़ा दी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जनसुराज की यह पहल दोनों प्रमुख गठबंधनों के वोट बैंक में एक निर्णायक हिस्सा काट सकती है, जिससे कई सीटों पर जीत हार का अंतर बेहद कम हो जाएगा। इमामगंज में यह सीधा असर हम पार्टी का पलना तय माना जा रहा है। जनसुराज के इस जनसंवाद और भावी प्रत्याशी चयन के साहसिक कदम ने इमामगंज की राजनीतिक बिसात को पूरी तरह से बदल दिया। जहां एक तरफ महागठबंधन और हम पार्टी अपनी इस सुरक्षित सीट को बचाने की पुरजोर पार्टी कोशिश में लगी हुई है, वहीं जनसुराज का जोरों शोर से चुनावी मैदान में उतरना यह दर्शाता है कि यह नई पार्टी इस बार एक मजबूत और निर्णायक दावेदार पेश करने को तैयार है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जनसुराज की यह आक्रामक रणनीति हम पार्टी के किले को कितना भेद पाती है। इमामगंज की जनता इस बार बदलाव की बयार को कितना स्वीकार करती है। इमामगंज का चुनाव अब बिहार के सबसे कड़े और रोचक मुकाबलों में से एक बनने जा रहा है। आज बैठक रखी गई थी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, क्या उद्देश्य लेकर के और क्या व्यवस्था रही है आज की बैठक को लेकर? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार है। मैं यहीं किशनपुर गाँव का बाबेजा प्रखंड में जाता है, वहाँ पे रहने वाला हूँ और मैं जनसुराज पार्टी से भावी प्रत्याशी भी हूँ। आज यहाँ पे इस जगह पे इमामगंज के इस टाउन हॉल में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी पूरे क्षेत्र के लोगों को इन्विटेशन दिया गया था कि आप लोग यहाँ आइए और सभी प्रत्याशी भी यहाँ पे रहेंगे, जनसुराज पार्टी के सभी पदाधिकारी भी यहाँ पे रहेंगे और सबके सामने चर्चा कीजिए, बात विचार रखिए और अपना मत दीजिए। इसीलिए यहाँ पे एक बैठक रखा गया था कि किसको आप चुनना चाहते हैं, आपको कौन आपका क्षेत्र से किसको आप जनसुराज से टिकट दिलवाना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ बैठक रखा गया था। क्या कुछ निर्णय निकला आज की बैठक को लेकर? ये तो वो रिजर्व रख लिया गया है, अभी नहीं निर्णय लिया गया है यहाँ पे। ये आला कमान के ऊपर में निर्णय लेंगे। जो भी पार्टी के मेन आदमी पदाधिकारी लोग हैं सब लोग बैठ करके डिस्कस करेंगे और उसके उसी पर चर्चा हम लोग का चारों अभी तो 3 लोग यहाँ पे उपस्थित है, हम लोग प्रत्याशी में सब लोग का निर्णय यही हुआ कि जिनको भी दिया जाएगा हम लोग एक दूसरे का, जिनको भी एक को टिकट मिलेगा बाकी लोगों का सहयोग करेंगे, यही निर्णय हुआ है। मांझी के कब्जे में था, अब इससे चुनाव है 5 साल के लिए, क्या लगता है इस बार चुनाव का? नहीं, कब्जे में था क्या होता है, उनको लोग यहाँ जनता जिताई थी, कब्जे में थोड़ी होता है। यहाँ पर राजतंत्र थोड़ी चल रहा है, लोकतंत्र है ना। लोग यहाँ जिताए लेकिन वो वहाँ पे उनके जनता के मुद्दे पे जनता के
विचार पे खड़े नहीं उतरे, काम नहीं करवाए। 10 साल से तो सो रहे थे मान लीजिए। अभी दीपा मान जी जीती है तो रोड पे खाली शिलान्यास करवा रहे हैं। शिलान्यास करवाने से काम हो जाता है, और कभी नहीं खुला 10वां साल में। 9 साल से क्या कर रहे थे? क्या कहना चाहेंगे सर? शिक्षा में पूरे बिहार का स्थिति बहुत जर्जर है। प्राथमिक शिक्षा जब तक सुधार नहीं होगा, जब तक हर एक बच्चा, जैसे अभी हम किसी बच्चा को सरकारी स्कूल किसी बच्चे से पूछ लेते हैं कि किस क्लास में हो, अगर 5वां क्लास से बच्चा से पूछ लेते हैं तो क्या तुमको क्या नॉलेज है, तो उसको उसका नॉलेज आप चेक कीजिएगा तो उसका दूसरे क्लास का भी नॉलेज नहीं रहता। सर क्या वजह है सर कि जो सरकारी गवर्नमेंट जो जॉब कर रहे हैं वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ा नहीं पाते हैं? सर इसकी क्या वजह है? सरकारी स्कूल में अभी तक अच्छा से पढ़ाई नहीं हो रहा था। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर एक प्रखंड में एक नवोदय नेत्रहाट जैसे आवासीय विद्यालय का स्थापना किया जाए शुरुआती दौर में, और वहाँ पे विश्व स्तरीय शिक्षा का हम लोग व्यवस्था करें, जिसमें हर एक तरीके से संपूर्ण विकास हो बच्चे का, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से विकास हो, और लोग का स्थिति में सुधार हो, बच्चों की स्थिति में सुधार हो। पहली लाइन में भी जन सेवा कर सकते थे, सरकारी डॉक्टर थे, लेकिन चुनाव राजनीतिक में आ गए हैं कि यहाँ भी जन सेवा का ही बात है। क्यों छोड़ करके आखिर इधर? देखिए, हम छोड़े नहीं हैं, बस सरकारी नौकरी छोड़ दी है, जनसेवा और प्रैक्टिस तो अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, रही बात हम सिर्फ उसमें रहते तो सिर्फ हम बीमार लोग का सेवा कर सकते थे, बीमार लोग को देख सकते थे, वो भी अच्छी बात है, अच्छा है, जनसेवा वो भी है, बहुत महान काम है वो भी। लेकिन हम ये जनता के बीच में भी देखते थे कि सिर्फ हम किसी को बीमारी को ठीक कर देने से वो आदमी पूरा ठीक नहीं हो जा रहा। बीमार क्यों हो रहा? उसका घर का स्थिति खराब है, समझ रहे बात को? अगर गरीब आदमी है तो रहने खाने का भी उसका ढंग से नहीं है तो बीमार तो होगा ही ना। तो हम बेसिक स्तर पर सुधार लाने के लिए हम राजनीति में आए, और प्रशांत किशोर जी की बातों से प्रभावित होकर के बिहार में बदलाव होने के लिए हम लोग, जैसे बहुत, हम तो डॉक्टर ही है, बहुत से IAS IPS लोग भी बहुत से रिजाइन करके अपना नौकरी छोड़ करके जनसुराज पार्टी में शामिल हुए हैं। ठीक है, क्या उनका नारा है पार्टी को? क्या नारा रहा है पार्टी को लेकर के? क्या उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं पार्टी का? तो 5 महीना तो सबको पता है, वो तो हो ही रहा। जनसुराज आएगा, 5 काम हो जाएगा। जैसे बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा है, युवाओं के लिए रोजगार का व्यवस्था है। यहीं पे पलायन नहीं हो, पलायन जितना हो रहा था बिहार से, उतना पलायन को हम लोग रोकने की कोशिश करेंगे। महिलाओं का 4% ब्याज पे बैंक से लोन दिया जाए कि अपने घर में रह करके वो कुछ रोजगार कर सके। किसानों के लिए मजदूर का व्यवस्था किया जाए मनरेगा के तहत, नकदी फसल खेती करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज जो अभी भी 1100 रुपया किया गया, हम लोग इतना आवाज उठाने के बाद एक वृद्ध आदमी को दवाई के लिए, अपना इलाज करने के लिए, रहन सहन करने के लिए 2000 रुपया मिनिमम महीना मिलना चाहिए, वो हम लोग जरूर देंगे। तो हर पार्टी अपनी अपनी योजना निकाल रहे हैं। एक तरफ माई बहन योजना निकाल दी है, एक तरफ लोग बिजली फ्री कर दे रहे हैं, 10,000 रुपये रोजगार के नाम पर दे रहे हैं। आपकी पार्टी क्या कर रही है? अभी तो बताया 5 काम आपको, साथ में इमामत के लिए जितना भी काम हो सका हम लोग करेंगे। और देखिए, आप सोचिए ना कि अभी निकाल रही है, पहले पिछले चुनाव में निकाला था सब कुछ, बिजली फ्री हुआ था पिछले चुनाव में, माई बहन योजना निकला था पिछले चुनाव में। जनसुराज पार्टी का आने से दोनों पार्टी जो गए, दोनों पार्टी है, महागठबंधन और NDA, दोनों में डर पैदा हो गया। इसलिए इस योजना हम लोग देखा देखी में लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। इमामगंज क्षेत्र से आप भावी प्रत्याशी के रूप में हैं, क्या ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हो यहाँ के लिए? देखिए, इमामगंज पहले से नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा, तो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका देखिए तो पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ पे शिक्षा का अभाव है, यहाँ पे रोडें नहीं है, बहुत जगह पे सड़कें नहीं है, नाली का व्यवस्था नहीं है, बेसिक सुविधाएं जो होना चाहिए वो भी नहीं है लोग के पास। पीने का पानी के लिए लोग को भटकना पड़ता है, कहीं कहीं ऐसा भी गाँव है, तो समझ सकते हैं। हम लोग इसमें सुधार करेंगे। क्या संदेश देंगे जनता से? हम यही संदेश अपील करते हैं, इस बार चुनाव में आप सोच समझ कर वोट कीजिए, अपने बच्चों को देख करके वोट कीजिए। ये नहीं कि हम जाति देख लिए, हम पैसा देख लिए, मुर्गा दारू पे वोट मत कीजिए। आप सोच समझ कर वोट कीजिए और जनसुराज को वोट कीजिए, जो कि हम लोग बदलेंगे बिहार को इस बार। धन्यवाद। क्या लगता है इमामगंज के लिए इस बार? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और मीडिया के माध्यम से ये बात बता देना चाहता हूं कि अगली बार जो चुनाव हुआ, उपचुनाव जो हुआ, उस वक्त हम लोग जनसुराज में नहीं थे, लेकिन हम लोग प्रशांत किशोर जी के बातचीत से प्रभावित होकर के उनको लगा कि नहीं, ये बिहार की विकास की बात करता, किसी एक जात की विकास की बात नहीं करता। इस बार जो हम लोग, हमारे देखिए मंजूर भाई हैं,
ज़मीन से जुड़े हुए हैं, अफ्तार आलम है, मेरा नाम मोहम्मद नईमुद्दीन अंसारी है, मैं प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ। इस बार हम लोग जो है एड़ी चोटी का जोर लगा करके इस बार कम से कम 15 से 20 हजार वोट हम लोग जनसुराज को प्लस करने जा रहे हैं। अगले बार हम लोग वोट न किया था न दिलवाया था, लेकिन इस बार हम लोग जो है वोट देने का काम कर रहे हैं, नहीं बल्कि दिलवाने का भी काम कर रहे हैं। साथ ही इस बात को पब्लिक भी अब खूब अच्छी तरह समझ रही है कि इस बार हम लोग तो सबको देखा, किसी न किसी को वोट को तो हम लोग देते ही आ रहे हैं, लेकिन आज तक के हम लोगों को कुछ देने का हक और हुकूक की बात किसी ने नहीं किया। लेकिन ये पहला पार्टी है जनसुराज जो आज हक हुकूक की बात करता है। अभी जल्दी में जो है हम लोग को जो है, आप देखिए जो 14% है वो 55 सीट और 58 सीट लेकर के जो है लड़ रहा जीता हुआ, और हम लोग 18% है, 8 पूरे बिहार में सिर्फ मात्र 8 है। इस बार प्रशांत किशोर जी ने हम लोगों को 40 सीट पे लड़ने का आदेश किया और बल्कि क्लियर किया कि हम इस बार 40 सीट दे गए, मांगे आप लोग को दे रहे हैं, और कुछ अगर कुछ कहना है तो आप उसके बारे में बात कीजिए। तो हम लोग इस बार ये देखा कि एक बहुत अच्छी नीति सिद्धांत वाली पार्टी है। हम लोग को सबको एकजुट होकर के एक मुश्त होकर के हम लोग जनसुराज को इस बार सपोर्ट करने जा रहे हैं, और कहीं से इस बार प्रत्याशी चाहे जो हो, कहीं से इस बार हम लोग किसी भी हाल में जनसुराज इमामगंज विधानसभा को कामयाबी दिलाने का काम करेगा। और इस बार हम लोग जो अपना जो हम लोग कमेटी बनाए हुए हैं, जगह जगह पे जा करके हम लोग सबको बता रहे हैं कि हम लोग को ये दूसरा कोई विकल्प नहीं है। पहले तो मजबूरी था, इधर आरजेडी इधर जेडीयू, कोई उपाय तो था नहीं, जाते कहाँ, तो कभी इसको, लेकिन इस बार हम लोग के पास में तीसरा विकल्प के रूप में एक खुद करके जनसुराज आया है। इसलिए हम लोग को लग रहा है कि हम लोग को अच्छा विकल्प मिला है, इस बार हम लोग जनसुराज को वोट करेंगे। 4 प्रत्याशी हैं आपके बीच में, कैसे चुनेंगे इन 4 प्रत्याशियों के बीच में कि कौन बेहतर होगा और कौन विकास कर पाएगा इमामगंज क्षेत्र का? मोहम्मद मंसूर आलम, मैं एक जनसुराज का वर्कर हूँ। जनाब साहब, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रश्न आपका है कि चार प्रत्याशी और ये चारों में चुनने की बात कर रहे हैं, तो जहाँ तक ये हम लोग चुनने की बात है तो आपने देखा है कि यहाँ पर क्लियर हो गया कि चुनने का काम जो होगा जनता के बीच में आए, अपने समर्थकों के बीच में आए, और उसके बाद सारे जितने भी उनके पदाधिकारी थे, सारे पदाधिकारी का फीडबैक ले लिया गया। अब ये फीडबैक से तय होगा, ऊपर में तय होगा कि कौन प्रत्याशी उतारे जाएंगे। तो ये हम लोगों के पास अब सवाल रहा ही नहीं कि हम ये तय करें कि कौन सा प्रत्याशी होगा। क्या मांग रहेगी इमामगंज क्षेत्र के लिए अगर आपके पार्टी से कोई अगर प्रत्याशी क्षेत्र में आते हैं तो? नहीं, हम लोग बहुत पीड़ित रहे हैं, बहुत दिनों से सताए गए हैं, और मैं एक बात कहूं कि अगर एक लाइन की बात अगर कहना है तो मैं ये कहूंगा कि अब तक मुकेश सहनी जी 2%, फिर भी हम पर भारी है। मुकेश सहनी जी 2% है, फिर भी हम पर भारी है। 18% वालों के साथ ये कैसे गद्दारी है? तो हमेशा जो हम चले गए हैं तो इतना मतलब जो दुख हुआ है, ये पार्टी जब आई तो लगा कि हाँ उम्मीदें जागी है, और इस वजह से हम लोगों ने इनके साथ देने का वादा किया और साथ चल रहे हैं। लोग समझने में मुश्किल हो रही है, लेकिन हम लोग की कमेटी है, हम लोगों ने तय किया है कि मिलजुल करके इस बात को बताएंगे कि जनसुराज से बेहतर कोई नहीं है ना। इसलिए कि देखिए अब आपका बता रहे हैं कि यहाँ पर राज कर रहे हैं आपका ये हम पार्टी के जो नेता थे उन्होंने हमको डांट दिया। जब उनको समर्थन मांगने के कि भाई आप तो अभी चले गए हैं, लेकिन हमें ये बताइए कि वक्फ कमेटी वक्फ अमेंडमेंट बिल है, उसमें आपका क्या राय है? तो उन्होंने कहा कठमुल्ला है,
जो लोग मतलब जो है ये उसका विरोध कर रहे हैं वो कठमुल्ले हैं, और उनके साथ रहने वाला दो चार ठो जो है वो मुल्ला है। तो ये सारे लोगों को कठमुल्ला कह के गाली दिया, इसका लोगों में रोष है। और इस वजह से भी मुस्लिम जो भी थे वो अब नहीं चाहते हैं कि मांझी जी से कोई बात की जाए और मांझी जी हमारे बीच में आए। इसलिए आरजेडी के साथ भी हम नहीं हैं और मांझी जी के साथ भी नहीं है। हम मुसलमानों को समझना होगा कि हमें विकल्प के रूप में राज मिला है और जनसुराज को चुनेंगे और सत्ता में लाएंगे। खंड अध्यक्ष हैं, क्षेत्र में काफी जीत देखी होंगी, क्या लगता है इस बार जनसुराज आपकी पार्टी इमामगंज क्षेत्र से चुनाव लड़ा रही है? पहले भी उपचुनाव लड़ी थी, कई मतों से हार गई है, फिर इस बार है। मेरा नाम अलग कुमार निरंजन है, मैं जनसुराज का प्रखंड अध्यक्ष इमामगंज से। मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से देश, राज्य या फिर पंचायत का विकास के लिए राशि की जरूरत पड़ती है, उसी तरह मीडिया एक ऐसी व्यवस्था है जो विकास में बहुत अहम योगदान देती है पूरे देश में। तो मैं आप लोग से भी निवेदन करूंगा कि जो आप लोग कभी कभी आते हैं प्रत्याशी के लिए या फिर विधायक जीतता है तब आते हैं उनके बाइक लेने के लिए, कभी कभी आप गाँव में चले जाइए, नल जल की स्थिति देखिए, कभी ब्लॉक में चले जाइए, वहाँ पे जो भीड़ लगी रहती है, जनता लोग का जूता टूट जाता है एक मोटेशन और परिमार्जन करवाने के लिए, बिना 5000 दिए काम नहीं होता। यहाँ राशन कार्ड बनवाना हो, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हो, जाति आवासी हो, हर चीज में पैसा होता है। ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो व्यवस्था नीतीश कुमार के सरकार में जो बनी है, इस व्यवस्था को बदलना है। इसलिए हम लोग तो जनसुराज के साथ है। हम लोग को कोई लोभ लालच नहीं है कि हम लोग को मंत्री विधायक बन के हम लोग ना अशोक चौधरी जी जैसा 5 करोड़ या 2 करोड़ रुपया कमाते हो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जाकर अपना एक आइलैंड खरीद के वहाँ पे जीवन बसर सकते हैं। तो ऐसा हम लोग का कोई सपना नहीं है। जिस तरह से हमारे ग्रामीण गरीब है, जिस तरह से जूझ रहे हैं, हर एक काम के लिए परेशान है, उस व्यवस्था को बदलना है। अभी देखिए कि आपने क्वेश्चन किया था कि बीजेपी ने बहुत काम किया, पैसे दे रहे हैं जनता को, पेंशन दे दी, बिजली बिल माफ कर दी, ये किनके कारण पे किए हैं ये बताइए। हम लोगों ने मुद्दा उठाया, आज से 2 वर्ष पहले से प्रशांत जी ने जो मुद्दा उठाया वो डर गए हैं, डर से वो कर रहे हैं ताकि इस बार उनकी सरकार में चली जाए। एक चीज और, ये जो 10,000 रुपये जो हमारे माता बहन के खाता में आया है, अगर नीतीश कुमार चाहते तो हर एक को ऑनलाइन करवा के डायरेक्ट खाते में पैसा डालते। ये समूह से जोड़ने का प्रयास क्यों किया गया है? ये पैसा वसूला जाएगा, सूद समेत वसूला जाएगा महिलाओं से। और ये बताइए, मैं महोदय आपको अगर 10,000 देता हूँ तो आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा? या तो अंडा बेच सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, या फिर आप छोटा मोटा कुछ खैनी बेच सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं। लेकिन मैं वो पूछना चाहता हूँ कि पूरे इमामगंज विधानसभा में 10,000 दे करके दीपा मांझी जी ने कहा कि आप रोजगार कीजिए, बकरी पालिए, अंडा बेचिए, और हमारी महिलाओं से क्या बोले कि आप हमको वोट दीजिए, हम विधायक बनेंगे और हम पटना में रहेंगे। जीतने के बाद दोबारा कोई देखने नहीं आता सर। अगर आपको अगर रियल में अगर बाइक लेना है तो हमारे गांव में, ग्राम में जाकर देखिए, नल जल जितने भी है 80% नल जल एकदम, उनमें पानी नहीं है, पानी नहीं जा रही है, समरसेबल खराब है, बिजली बिल नहीं दे पा रहे हैं, बहुत से शिकायत, लोग पानी पीने को तरस रहे हैं। आपका मैं बताता हूँ कि आज नीतीश कुमार जी का 5 साल सरकार था, ये चाहते तो 5 साल जीतने के तुरंत बाद ही ये मोटेशन परिमार्जन, ये जो आपका सर्वे का काम हो रहा है, ये जीतने के बाद 1 साल के बाद भी स्टार्ट करते वो आदमी लोग का अभी तक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इलेक्शन के 3 महीने बाद, 6 महीने पहले करते हैं। बताइए, हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या बिहार की है, क्या ये सही से सुधर पाएगी? क्या सारे लोगों का ये रिकॉर्ड सुधर पाएगा? आपकी पार्टी आती है तो आप क्या मांग करना चाहेंगे? अगर हमारी पार्टी आएगी तो हम लोग तो ये निवेदन कर ही रहे कि जिस लेवल का भ्रष्टाचार अभी हमारे प्रदेश से लेकर के बिहार में है, वो पहले भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। शिक्षा का व्यवस्था देखिए, एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना,
उसमें अभी क्या देख रहे हैं ना, इतना मॉनिटरिंग सिस्टम है, लोकेशन का फोटो दिया जा रहा है। वो अगर मनरेगा में देखा जाए तो गरीब तबके के लोग उसमें अपना रोजगार करते हैं, पौधा लगाए हैं, मिट्टी कटवाते हैं, ठीक है। वो कोई करोड़पति का बाल बच्चा नहीं है। आप उनके पीछे जो लगाए हैं, इस पर 2-2 टाइम फोटो करना, फेशियल फोटो करना, रेटिना का लेता फोटो, अगर नहीं रेटिना मैच किया फोटो नहीं लेगा। यही चीज मैं बिहार सरकार से बोल रही हूँ। उसने आंगनबाड़ी के लिए स्कूल में जो शिक्षक आते हैं, जो 10 बजे आते हैं, 9 बजे आते हैं, हाजिरी बना के भाग जाते हैं, फिर 4 बजे आकर हाजिरी बना के घर चले जाते हैं। हमारे कोशिश तो सरकार की, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर पा रही है। अगर यही सरकार यही जो व्यवस्था मनरेगा में लगा कर रखी, अगर वो स्कूल में और आंगनबाड़ी में लगा के रख दे तो मैं कहता हूँ कि 90% सुधर जाएगी। जी, मेरा नाम आलम कुमार निरंजन हुआ। मैं जंसुराज का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। मैं MBA का स्टूडेंट रह चुका हूँ। 6 साल का मेरा वर्क एक्सपीरियंस है सर। और एक चीज बता दो, हमारे जो जंसुराज पार्टी है उसमें ग्राउंड लेवल से अपर लेवल तक सारे पढ़े लिखे मिलेंगे, सिपाही जो भी हैं। ऐसा नहीं कि मंत्री जी को अभी आप देख रहे हैं 9वीं फेल 7वीं फेल, फिर भी उनके पास 500 करोड़ का प्रॉपर्टी है। पार्टी की बात हटा दीजिए, आम जनता के रूप में आपको यहाँ क्या जरूरत है? पहले सर मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं 90 से लगातार BJP का सेवा कर रहा था, लेकिन आज तक मैंने यही देखा कि कागजात सारा काम सीखते हैं आजकल हम लोग ये होता है, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं होता। और सबसे बड़ी बदहाली क्या है कि हमारे आपके बिहार में या विधानसभा में लेंगे तो बिहार में विधानसभा में हम देखते हैं कि स्कूलों में टीचरों की बहाली हुई है, बिल्डिंग बनी है, लेकिन शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। उनके पास जाइए टीचर के पास, वो कुछ जानते ही नहीं है। पूछेगा बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, वो बता नहीं सकते हैं, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो सरकार तो कह रही है BPSC टीचर ला दिए हैं। तो BPSC है कि क्या है, जब उनको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बारे में जब मालूम नहीं है सर, तो आगे बच्चों क्या पढ़ा सकते हैं? ये उनको मालूम है कि मेरे प्रखंड के प्रमुख कौन है, वो क्या पढ़ा सकते हैं। जिनको ये मालूम है कि ABCD क्या होता है, वो क्या पढ़ा सकते हैं। तो मैं सबसे ज्यादा ये कहना चाहूंगा, और इसलिए मैं आया हूँ कि हम लोग को प्रसाद जी पर भरोसा लगा, ये शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी जिंदगी का मूलभूत चीज होता है शिक्षा। अगर शिक्षा आपके हमारे बीच में आ जाएगा तो शिक्षा के माध्यम से हमारी सारी समस्याएं दूर हो सकती है। मेरा नाम सुबोध कुमार आया होगा, ग्राम टेकरा कला, पंचायत चौधरी के मैं निवासी हूँ।